दोस्तों, जब वीक की समाप्ति हुई 20 दिसंबर 2024 को, तो इंडियन स्टॉक मार्केट धाराशाही हो गया और एक भारी गिरावट देखी गई ऑल अक्रॉस दी मार्केट। तो गिरावट तो अप ट्रेंडिंग मार्केट में होती है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन पिछले वीडियोस में जो हम लोगों ने डिमांड जोन के बारे में चर्चा की थी या सपोर्ट के बारे में जो चर्चा की थी, वो सपोर्ट टूट गया। और इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि मार्केट को प्रिडिक्ट करना नामुमकिन है। हम मार्केट को फॉलो कर सकते हैं बट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी के बारे में जरूर चर्चा कर सकते हैं। अब यहां पर डाउ थ्योरी के बारे में आपको रिमाइंड करना चाहूंगा। डाउ थ्योरी क्या बोलती है कि ट्रेंड तब तक इंटैक्ट रहता है जब तक इनफ वेट ऑफ एविडेंस ना मिल जाए। तो क्या इनफ वेट ऑफ एविडेंस मिल रहे हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि मार्केट बेयर मार्केट की दिशा में बढ़ सकता है? क्योंकि करेक्शन 10% 15% के तो अप ट्रेंडिंग मार्केट में होते हैं। साल में एक बार 10% से ऊपर करेक्शन होता है, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन क्या मार्केट बेयर मार्केट में जाने की तैयारी कर रहा है? तो इस वीडियो में हम आज निफ्टी 50 इंडेक्स की एक कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस करेंगे। उसके वैल्यूएशन को चेक करेंगे, उसके अर्निंग के ग्रोथ फोरकास्ट को चेक करेंगे और कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे पिछले 96 ईयर्स के डेटा के आधार पर कि क्या संभावनाएं बन सकती हैं 2025 में। मैं डीके सिन्हा आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए दोस्तों, इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। जब वीक की समाप्ति हुई तो निफ्टी 50 में एक गिरावट देखी गई 4.77% की वीक ऑन वीक बेसिस पे। ये काफी बड़ी गिरावट थी दोस्तों, क्योंकि एक सप्ताह के अंदर में बेंचमार्क इंडेक्स अगर इतने तेजी से गिर जाए तो ये काफी बड़ी गिरावट है। तो सेंटीमेंट्स खराब हुआ, उसका ट्रिगर क्या था? तो फेड ने अनाउंस किया कि हम 2 रेट कट करेंगे 2025 में, और अभी तक वो बोलते आ रहे थे कि हम 4 रेट कट करेंगे। तो इस कारण से मार्केट का सेंटिमेंट्स सडनली खराब हो गया। केवल भारत में नहीं, दुनिया के अधिकतर मार्केट में, अमेरिका में, यूरोप में, सभी जगह मार्केट में गिरावट दर्ज की गई। अब दोस्तों, कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो 1928 से, मतलब 96 ईयर्स हो गए हैं, और खास करके जब डोनाल्ड ट्रंप अपने ऑफिस को अज्यूम करेंगे जनवरी 2025 में, तो वो उनका पहला साल होगा यूएस प्रेसिडेंशियल टर्म का। ठीक है? तो यूएस प्रेसिडेंशियल साइकिल थ्योरी एक है। उसके अनुसार अगर यहां देखें तो पहले साल में मार्केट का एवरेज रिटर्न रहा है 1928 से लेके अभी तक में 6.7% का। वहीं सेकेंड ईयर में 3.3% का, और थर्ड ईयर में 13.5% का, और फोर्थ ईयर में 7.5% का। इसका तात्पर्य है कि 2026 में मार्केट सबसे कमजोर रहेगा और वॉलेटाइल रहेगा। लेकिन 2027 में फिर एक अच्छे रिटर्न की संभावना है, क्योंकि एवरेज रिटर्न 13.5% है, 96 ईयर्स का एवरेज। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कम नजर आ रही है कि 2025 में बेयर मार्केट आएगा। मार्केट में होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह प्रोबेबिलिटी कम नजर आ रही है। ये मैंने S&P 500 के डेटा को आपको बताया है, क्योंकि ग्रैंड ओल्ड इंडेक्स है और इसके डेटा कई सालों के उपलब्ध भी हैं, और ये मैंने सोर्स किया है ब्लूमबर्ग से। यहां देखें, जब मार्केट का सेंटिमेंट्स खराब हुआ तो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स 10 दिन तक लगातार गिर गया दोस्तों 2024 में। और 2024 के दिसंबर महीने में ये 10 दिन गिरता है, और दिसंबर 2024 को ही ये ऑल टाइम हाई बनाता है। और ये इसने रिकॉर्ड तोड़ा है 46 ईयर्स का। इसके पहले 9 बार लगातार गिरा था। 1978 में जब ड्रॉडाउन था 4.29% का, लेकिन उस साल में 3.15% का ईयरली रिटर्न भी निगेटिव था। लेकिन इस बार जब गिरा है तो ड्रॉडाउन तो जरूर है 5.97% का, लेकिन
ओवरऑल ईयर में इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है 12.34% का। अब निफ्टी के वैल्यूएशन को चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इस तरह से मार्केट गिरने लगता है तो हमें सावधानी बरतनी आवश्यक होती है। तो निफ्टी के वैल्यूएशन को चेक करते हैं, तो यहां पर इसके करंट पी रेशियो को देखें तो 22.21 है। वहीं पीवी रेशियो करंटली 3.6 है। और हिस्टोरिकल मीडियन देखें पी रेशियो का 2000 से अभी तक में, तो ये आता है 20.33। तो इसका मतलब पी रेशियो जो है करंटली वो मीडियन से ऊपर है। क्या ये ओवर वैल्यूड है? तो इन फिगर को याद रखिएगा, थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। और मीडियन जो है, हिस्टोरिकल मीडियन पीबी रेशियो का, वो है 3.67। तो पीबी रेशियो के हिसाब से मार्केट ओवर वैल्यूड नजर नहीं आ रहा है। अब यहां पर देखते हैं, ईपीएस के बारे में चर्चा करते हैं, अर्निंग पर शेयर इंडेक्स लेवल पे। तो यहां पर देखिए करंट ईपीएस जो है 1086.33 है। ये डेटा जो है 19 दिसंबर 2024 तक का डेटा है। ईपीएस ग्रोथ की बात करें तो गोल्डमैन सैक्स ने 2025 का जो फोरकास्ट किया है कि 13% से अर्निंग में ग्रोथ हो सकती है। तो अगर हम 13% के ग्रोथ को पकड़ते हैं और करंट ईपीएस है 1086, तो 2025 में ईपीएस क्या होगा? 1224.29। और अगर हम फॉरवर्ड पी निकालने की कोशिश करें तो मार्केट जो इस वीक में क्लोज हुआ है 23,587.5 पर निफ्टी 50। और अगर हम फॉरवर्ड ईपीएस का डिवाइड कर दें तो पी रेशियो निकल के आता है 19.26। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि फॉरवर्ड पी के हिसाब से जो अर्निंग का ग्रोथ पोटेंशियल है या फोरकास्ट है या एस्टिमेट है, उसके अनुसार तो एक्सपेंसिव नजर नहीं आता है मार्केट अभी करंट मार्केट प्राइस पर। अब यहां पर 2000 से डिस्कस करते हैं कि क्या करंट पी एक्सपेंसिव नजर आ रहा है मार्केट को। करंट पी क्या ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट एक्सपेंसिव है? तो यहां देखिए, अभी हमने चर्चा की कि 2000 से लेकर अभी तक का जो एवरेज है, मीडियन है पी रेशियो का, वो है 20.33 और पीबी रेशियो है 3.67। वहीं पी रेशियो हाईएस्ट कितना गया है हिस्टोरिकली? 29 पे गया है। और पीबी रेशियो कहाँ गया हाईएस्ट? 6.4 पे गया है। और मिनिमम कहाँ पे गया है? 13.3 और 2.39 पीबी रेशियो गया है। और करंट पी हमने देखा 22.21 एंड करंट पीबी 3.6। तो अब देखते हैं कि पिछले 3 मेजर बेयर मार्केट में पी रेशियो कहां पे गया था और तब बेयर मार्केट की शुरुआत हुई। तो बेयर मार्केट 2000 का, जैसे डॉट कॉम बबल के नाम से हम जानते हैं, टेक बबल के नाम से, तो पी रेशियो पहुंच गया था 25.91 और पीबी रेशियो चला गया था 4.63। तो करंट पी रेशियो और पीबी रेशियो काफी कम है उससे। अगर हम 2008 के बेयर मार्केट की बात करें तो पी रेशियो चला गया था 227.64 और पीबी रेशियो 6.4। और अगर हम 2020 के बेयर मार्केट की बात करें कोविड के वक्त में, तो पी रेशियो चला गया था 29 पे और पीबी रेशियो 3.8। तो इन डेटा को देख के लगता है नॉर्मली बेयर मार्केट के शुरुआत का जो खतरा होता है वो जब पी रेशियो 25 के ऊपर जाता है और पीबी रेशियो 4.5 के ऊपर या 4 के ऊपर जाता है, तब ये खतरा बनता है। तो फिलहाल तो वैसी सिचुएशन नजर नहीं आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वोलाटिलिटी को चेक करते हैं, क्योंकि वोलाटिलिटी भी तो एक रिस्क को मेजर करता है। तो अगर मार्केट में वोलाटिलिटी को हिस्टोरिकली देखें तो इंडिया विक्स, जिसका जन्म हुआ 2010 के जुलाई में, तब से अगर यहां देखें तो करंट वोलाटिलिटी बहुत अधिक तो नजर नहीं आ रही है। ये जो वोलाटिलिटी का थ्रेशोल्ड है, जब ये 2932 के ऊपर में जाता है, जैसे यहाँ पर बेयर मार्केट 2020 में गया था, तब खतरा बढ़ता है। फिलहाल तो ये इस रेंज के मीडियन के भी नीचे में फिलहाल नजर आ रहा है। तो बहुत अधिक वोलाटिलिटी हम नहीं बोल सकते हैं जो इंडिया विक्स इंडिकेट कर रहा है। अब मार्केट के सेंटिमेंट्स को चेक करते हैं। पहले चेक करते हैं कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो S&P 500 के अगेंस्ट में है,
तो वो अभी 22 रीड कर रहा है। इसका मतलब वो एक्सट्रीम फियर जोन में है। हम सभी जानते हैं कि ये एक प्रकार का ऑसिलेटर है। जब एक्सट्रीम फियर जोन में जाता है तो मार्केट के बाउंस करने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं अगर मार्केट मूड इंडेक्स को देखें, जो निफ्टी 50 के प्रति फियर एंड ग्रिड को इंडिकेट करता है, तो वो फियर जोन में आ गया है। और एक सप्ताह पहले वो ग्रीड जोन में था, इसकी रीडिंग थी 68.71, अब घट के आ गई है 43.92। तो मार्केट का सेंटिमेंट जरूर खराब हुआ है। तो हो सकता है कि निफ्टी 50 में थोड़ी और गिरावट हो, क्योंकि अभी एक्सट्रीम फियर जोन में नहीं आया है। चलिए अब चलते हैं प्राइस चार्ट के ऊपर में और टेक्निकल एनालिसिस करके प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं निफ्टी में, टोटल मार्केट इंडेक्स में, मिड कैप इंडेक्स में, स्मॉल कैप इंडेक्स में, बैंक निफ्टी में और फिन निफ्टी में, और मेजर सेक्टर जिनका कंट्रीब्यूशन और वेटेज निफ्टी 50 में बहुत अधिक है। दोस्तों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। ये निफ्टी 50 इंडेक्स का मंथली प्राइस चार्ट है। सबसे इस ट्रेंड लाइन पे ध्यान दीजिए दोस्तों। प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, एक एस्टैब्लिश ट्रेंड लाइन है और अभी इस ट्रेंड लाइन से थोड़ा ऊपर है प्राइस। तो क्या इंडिकेट करता है कि ये ट्रेंड लाइन एक संभावित सपोर्ट के रूप में एक्ट कर सकती है। इसके अलावा ये ट्रेंड लाइन देखें जो शायद लोअर टाइम फ्रेम में बेहतर समझ में आएगी, तो अभी फिलहाल ऐसे छोड़ देते हैं। यहां पर देखिए प्राइस का एक मेजर रिजेक्शन था जब ये स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन हुआ था, और इसके पहले यहां प्राइस ने सपोर्ट लिया है। तो ये जो एंटायर बैंड मैंने खींच के रखा है 23,110 से 23,263, ये मेरे अनुसार बहुत मेजर डिमांड एरिया है निफ्टी 50 के इंडेक्स में। चलिए बढ़ते हैं वीकली प्राइस चार्ट में। तो वीकली प्राइस चार्ट में हम क्या देखते हैं कि निफ्टी की क्लोजिंग जो हुई है, तो निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो 23,587.5 पर क्लोजिंग हुई है और इस तरह से 4.77% की गिरावट दर्ज की गई है वीक ऑन वीक बेसिस पे। अब इस जगह पे ध्यान से देखें इस ट्रेंड लाइन के बारे में, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट और प्राइस का सपोर्ट, ये दोनों ट्रेंड लाइन, ये जो मंथली चार्ट में हमने एक्सप्लेन किया, ये दोनों ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट के रूप में एक्ट करने की संभावना है। और वैसे भी दोस्तों ये एक मेजर करेक्शन हुआ था 10-11% का, तो ये पहला पुल बैक था। पहला पुल बैक कभी भी रिलायबल नहीं होता है, तभी तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनते हैं। तो ये वर्टिकल गिरावट देखी गई है और एक वन ब्लैक क्रो कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। अगर हम इस प्रायर इंपल्स का रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो प्राइस की क्लोजिंग जो इस वीक में हुई है वो 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल पे हुई है, जो 23,595 पर है, और मार्केट की क्लोजिंग हुई है 23,587.5 पर। और दूसरा, ये अगर यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा और नीचे जाती है तो ये मल्टीपल ट्रेंड लाइन है जो सपोर्ट करेगा। और जो हमने डिमांड जोन खींचा मंथली चार्ट पर, यहां देखिए ईएमए 55 का कॉन्फ्लुएंस है और ये ट्रेंड लाइन का भी कॉन्फ्लुएंस है। और ईएमए 55 की वैल्यू क्या है 23,227, तो ये इस जोन में ही आ रहा है। तो इसका मतलब मार्केट में हो सकता है कि थोड़ा और करेक्शन हो, क्योंकि जिस तरह से प्राइस एक्शन हमें इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन एक बात और सत्य है निफ्टी 50 में कि पिछले दो मेजर करेक्शन जो हुए इसने ईएमए 55 को टेस्ट नहीं किया है। तो ये भी संभावना है कि मार्केट ईएमए 55 को टेस्ट ना करे और यहां से बाउंस बैक कर सकता है। हो सकता है थोड़ी बहुत और गिरावट हो और मार्केट एक बार 23,400 से 500 के जोन में जाए और उसके बाद बाउंस बैक हो। अब चलते हैं डेली प्राइस चार्ट में। तो डेली प्राइस चार्ट में हम क्या देखते हैं कि ये जो पहला पुल बैक हुआ, तो पहला पुल बैक के बाद में प्राइस एक्शन को क्लोजली देखिए। यहां एक इनसाइड बार बना, लेकिन इसके पहले कैंडल के हाई को इसने नहीं तोड़ा। फिर यहां पे एक इनसाइड बार बना, इसके हाई को इसने नहीं तोड़ा। साथ में यहां पर अगर मैं एक ट्रेंड लाइन खींचूं, जिसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ था।
ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, राइट शोल्डर है। तो यहाँ ब्रेकआउट के बाद में प्राइस गई तो ये ब्रेक इवन फेलियर हुआ है और ये पैटर्न एब्सोल्युटली फेल हो गया। क्योंकि पैटर्न क्यों फेल हो गया, अगर मैं इसको यहां पर ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो ब्रेकआउट के बाद में ये कितना ऊपर गया, केवल 2.1% ऊपर गया। तो ये ब्रेक इवन फेलियर की कैटेगरी में आता है। और ये फर्दर कंफर्म हो गया जब मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ 19 दिसंबर 2024 को, और यहां पर देखिए मार्केट में रिकवरी आई तो इसने राइट शोल्डर के लो को तोड़ दिया। तो इसने कंफर्म कर दिया कि ब्रेक इवन फेलियर के बाद इनफैक्ट ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न अपने आप में फेल हो चुका है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे प्राइस का कंसोलिडेशन बैंड है और ये इसी जोन में आ चुका है। इसके पहले प्राइस ने SMA 233 पे सपोर्ट लिया था और अब SMA 233 पे करेंटली ये ट्रेड हो रहा है। तो इसका मतलब अब संभावना क्या है कि ये क्या डबल बॉटम बनाएगा, डबल बॉटम बनाएगा तो इसका अपेक्स यहाँ है जिसके ऊपर में प्राइस जाएगी, तब जाके ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन होगा। अब आने वाले दिनों में हमने जैसा डिस्कस किया कि ब्रॉडली हम बोल सकते हैं कि इलेक्शन टाइम का जो हाई था 23,338, तो अब हम बोल सकते हैं 23,100 से 23,300 ये जो जोन है ये इसका डिमांड एरिया है जहां पे डबल बॉटम बनने की भी संभावना हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर रेजिस्टेंस कहां है, तो एक तो रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो नेकलाइन थी अपने आप में रेजिस्टेंस के रूप में साबित होगी। और यहां पर आप देखिए प्राइस का सपोर्ट है, तो 24,000 से लेकर 24,150 का जोन आने वाले वीक में एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करने की संभावना है। और यहाँ पे एक गैप है वो अपने आप में एक सप्लाई जोन के रूप में एक्ट करने की संभावना है। चलिए बढ़ते हैं, निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स को देखते हैं। एक चीज बताना मैं भूल गया कि निफ्टी के केस में शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो डाउन हो चुका है क्योंकि यहाँ पर EMA 21 ने EMA 55 को तो क्रॉस अंडर कर लिया, रादर उसके नीचे ही था। लेकिन अभी थोड़ी सी चिंता की बात क्या है निफ्टी 50 में, यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा इसको एनलार्ज करता हूं। यहाँ देखिए EMA 55 ने SMA 144 को क्रॉस अंडर किया है। कंसोलेशन क्या है कि अभी भी स्लोप SMA 144 का इंक्लाइनिंग अप है और ये इवेंट बहुत दिन बाद हुआ है दोस्तों। मार्च 2023 में क्रॉस अंडर हुआ था और उसके बाद प्राइस में करेक्शन थोड़ा डीपर हुआ। ये मार्च 2023 के बाद में ये पहली बार हुआ। अब चलिए बढ़ते हैं निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स के चार्ट पर। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स में ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। जो कॉन्फ्लुएंस है SMA 233 का, उसके ऊपर में है SMA 200 और यहाँ पर एक गैप है जो अभी तक फिल नहीं हुआ है। तो ये जो कंसोलिडेशन बैंड है ये सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। गैप है 12,545 पे। तो यहां पर टोटल मार्केट इंडेक्स को अगर हम देखते हैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड सारे बुलिश नजर आ रहे हैं टोटल मार्केट इंडेक्स में, जिसमें 750 का स्टॉक्स का समावेश है। अब आगे बढ़ते हैं और मिड कैप इंडेक्स को देखते हैं। तो निफ्टी मिड कैप 50 में यहां पर भी आप देखिए कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड सारे बुलिश है और यहां पर एक गैप है 15,380। तो यहां पर भी ये कंसोलिडेशन बैंड एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहां इसे कॉन्फ्लुएंस मिलेगा ये ट्रेंड लाइन का और SMA 200 का, SMA 233 का। तो यहां भी उतनी कमजोरी नजर नहीं आ रही है जैसा हमने निफ्टी 50 में देखा। अब देखते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स को। तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में भी शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश नजर आ रहे हैं। और यहां पर देखिए बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ था तो प्राइस करेक्ट होके इस डिमांड जोन में आई है। अब यहां पर आप देखिए तो यहां पर भी एक गैप है 8,633 पे। तो ये कंसोलिडेशन बैंड सपोर्ट है क्योंकि पहले भी प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो ओवरऑल प्राइस एक्शन में हमने क्या देखा कि स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स निफ्टी 50 से बेहतर नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये प्रॉब्लम ज्यादा लिमिटेड है लार्ज कैप स्टॉक में। चलिए अब मेजर सेक्टर को भी एक नजर डालते हैं और बैंक निफ्टी के प्राइस चार्ट में चलते हैं।
तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो मार्केट ने यहां सपोर्ट लिया, यहां सपोर्ट लिया, और यहां पर जो एक गैप था इसे मार्केट ने कल फिल किया, यानी 19 दिसंबर को फिल किया, और उसके बाद वन ब्लैक क्रो का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो जोन है 49,400 से 49,950 का, जहां पे पहले यहां पे एक मॉर्निंग स्टार बना था, ये जोन अपने आप में इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया है, और यहाँ पर ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, ऐसे में 233 का सपोर्ट है, ऐसे में 200 का सपोर्ट है। बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस कहाँ है? इमीडिएट रेजिस्टेंस है, ये देखिए यहाँ पे गैप जो क्रिएट हुआ है 51,800 से 53,000 का जो जोन है, जहां पर ईएमए 55 का भी इंटरवेंशन है, तो ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया होगा, सप्लाई एरिया होगा। बट बैंक निफ्टी में भी गॉडली देखे, शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश है, इंटरमीडिएट ट्रेंड बुलिश है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है। तो ये दोस्तों बैंक निफ्टी में भी ऐसी कमजोरी नहीं है जैसा निफ्टी में कमजोरी नजर आ रही है प्राइस एक्शन एनालिसिस के अनुसार। अब चलिए एक बार नजर डालते हैं फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर पर, जो कि एक मेजर सेक्टर है। तो ये फिन निफ्टी का चार्ट है। फिन निफ्टी के चार्ट में हम क्या देख रहे हैं, पहले भी करेक्शन हुआ है तो प्राइस ने ऐसे में 144 पे सपोर्ट लिया है, ऐसे में 144 पे सपोर्ट लिया है, और इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई है, ऐसे में 144 पे। और यहां पर भी शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश है, इंटरमीडिएट ट्रेंड बुलिश है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है। अब ट्रेंड एनालिसिस कैसे करते हैं, हमारे जीरो टू हीरो को प्लेलिस्ट में सारे वीडियो हैं, किस तरह से आप मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करके चार्ट खोलते साथ ही बता सकते हैं कि ट्रेंड क्या प्रिवेल कर रहा है मार्केट में। चलिए अब आईटी सेक्टर को देखते हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर भी एक मेजर सेक्टर है। तो आईटी सेक्टर में भी हम क्या देख रहे हैं कि ये ट्रेंड लाइन एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, और ये साथ में कॉन्फ्लुएंस है ईएमए 55 का, और ये कॉन्फ्लुएंस है नेकलाइन का, जो ये कप एंड हैंडल पैटर्न का जो ब्रेकआउट हुआ था। तो प्राइस साइड रिट्रेस करके ये नेकलाइन एरिया ईएमए 55 और ये ट्रेंड लाइन का कॉन्फ्लुएंस है। तो यहां पर भी ट्रेंड बुलिश है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश है, इंटरमीडिएट ट्रेंड बुलिश है, एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है निफ्टी आईटी सेक्टर में। अब एफएमसीजी सेक्टर का भी वेटेज ज्यादा है निफ्टी 50 में, उसे भी देख लेते हैं। तो इसका ट्रेंड बेरिश है, इसका ट्रेंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड सारे बेरिश है। लेकिन वन कंसोलेशन क्या है, ये देखिए एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन बैंड है, ये अपने आप में एक डिमांड एरिया के रूप में काम करेगा। और यहां पर देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस था, ये प्राइस का रेजिस्टेंस था जो बाद में सपोर्ट बना, यहाँ पे सपोर्ट था। तो ये भी हो सकता है कि ट्रेंड रिवर्सल की तैयारी कर रहा हो, यहाँ पर ये डबल बॉटम बना के, ये डबल बॉटम का अपेक्स का जब ब्रेकआउट हो तो ट्रेंड रिवर्सल एफएमसीजी सेक्टर में भी कंफर्म हो जाए। तो निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर का ट्रेंड तो बेरिश है, लेकिन फिर भी जो चार्ट पैटर्न बन रहे हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि एक पॉसिबिलिटी है, एक आशा हम कर सकते हैं कि इसमें भी ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। अब ऑयल एंड गैस सेक्टर को देखते हैं, तो ये निफ्टी ऑयल एंड गैस सेक्टर का इंडेक्स है। तो यहां पर भी अगर हम देखें तो ट्रेंड बेरिश है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड सारे बेरिश है। लेकिन यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, ये प्राइस का रेजिस्टेंस था, यहाँ प्राइस ने सपोर्ट लिया। तो 10,250 से 10,500 इसका डिमांड एरिया है, और यहां भी हो सकता है डबल बॉटम बना के अगर इसके अपेक्स का ब्रेकआउट होता है तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। बट फिलहाल ट्रेंड बेरिश है। ऑटो सेक्टर को देखते हैं, इसका भी वेटेज ज्यादा है, तो ऑटो सेक्टर का भी ट्रेंड बेरिश है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड बेरिश है। ओनली कंसोलेशन है कि एसएमए 144 का स्लोप अभी डाउनवर्ड नहीं हुआ है, लेकिन फ्लैट होना चालू हो गया। यहां पर भी देखें तो ये प्राइस का रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। तो हो सकता है कि ये टिपिकल रीअकुमुलेशन बैंड की तैयारी कर रहा हो, और जब इसके बाहर प्राइस आएगी तो ट्रेंड में रिजम्पशन होने की संभावना बन सकती है। तो अभी हम लोगों ने जो एनालिसिस की, अलग अलग सेक्टर की एनालिसिस की और फ्रंटलाइन इंडेक्स की एनालिसिस की, उनको समराइज करने के बाद समझ में आएगा कि मार्केट में जो एविडेंस मिल रहे हैं वो बाउंस बैक की ओर इशारा कर रहे हैं, और या फिर मार्केट और भी बहुत अधिक गिर सकता है और बेयर मार्केट की टेरिटरी में जा सकता है। ये मैंने ट्रेंड को टेबुलेट किया है। निफ्टी 50 में शॉर्ट टर्म ट्रेंड बेरिश है,
लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी बुलिश है। वहीं निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स में दोनों ट्रेंड बुलिश है, निफ्टी मिड कैप में दोनों ट्रेंड बुलिश है, निफ्टी स्मॉल कैप दोनों ट्रेंड बुलिश है, बैंक निफ्टी में दोनों ट्रेंड बुलिश है, फिन निफ्टी में दोनों ट्रेंड बुलिश है, निफ्टी आईटी में दोनों ट्रेंड बुलिश है। और कहां पे मार्केट बेरिश है? एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस एंड ऑटो सेक्टर। अब यहां वेटेज को देखिए ध्यान से, तो फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का वेटेज मिला दे तो 34.53 है, और आईटी सेक्टर को ऐड कर दें 13.76 है, तो ये आता है 48.29%। तो करीब करीब निफ्टी 50 का आधा वेटेज तो यहीं से आ गया दोस्तों। अब अगर इन्हें तीन को ऐड करें जो बेरिश है, तो उनका वेटेज होता है 25.85%। अब ये सारे इंडेक्स जिनकी एनालिसिस की, जो मेजर इंडेक्स है, इनका टोटल वेटेज है 74.14%, माने 3/4 मार्केट को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम देखें तो 65% मार्केट जो हमने एनालिसिस की वो बुलिश है अभी भी, और 35% मार्केट केवल बेरिश है। तो यहां जो प्रॉब्लम नजर आ रहा है, शायद लार्ज कैप इंडेक्स में गिरावट अधिक नजर आ रही है। आपका क्या ओपिनियन है आज की इस एनालिसिस को देखने के बाद? आपको क्या लगता है कि 2025 में निफ्टी 50 बेयर मार्केट की टेरिटरी में जा सकता है? आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।